नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री, सीनियर जर्नलिस्ट, और ए के वाजपेयी आ गए, एलजेपीआर के प्रवक्ता। क्योंकि आज एक बार फिर मुद्दा बिहार का और देश के मूड का, साथ ही चुनाव से जुड़ी हुई इस समय क्या अपडेट हमारे पास आ रही है वो भी आपको जल्दी से बताऊंगा। दरअसल बिहार का चुनाव कितने चरणों में हो सकता है, कब उसकी घोषणा हो सकती है, तारीखें कब हो सकती हैं, इस पर सूत्रों से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। थोड़ी देर में आपको वो अपडेट दूंगा, इसीलिए कहीं मत जाइए। पर शुरुआत कर देता हूं जल्दी से। चलिए आपको पहले तारीखें ही बता देते हैं। बिहार चुनाव को लेकर जो अपडेट आई है मेरे पास, सबसे पहले उसी पर बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। दरअसल मेरे पास बिहार चुनाव से जुड़ी अपडेट यह आ रही है कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में बिहार चुनाव की वोटिंग हो सकती है। नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में बिहार चुनाव के लिए वोटिंग हो सकती है और अक्टूबर में आखिरी हफ्ते में इसकी घोषणा हो सकती है। दरअसल दिवाली और छठ दो त्योहार पड़ रहे हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सारी तारीखों की योजना चुनाव आयोग बना रहा है। यह भी याद रखिए 22 नवंबर को बिहार की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग को 22 नवंबर से पहले इस बार चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म करनी है। और 3 चरणों में इस बार का यह बिहार का चुनाव हो सकता है। 3 चरणों में, 3 फेजेस। आपको याद दिला दूं कि पिछला चुनाव भी 3 चरणों में 2020 में हुआ था और 10 नवंबर 2020 को चुनाव के नतीजे आए थे, जबकि 2015 का जो चुनाव हुआ था वो 5 चरणों में हुआ था। 2015 10 साल पहले 5 चरणों में चुनाव हुआ। 2020 का चुनाव 3 चरणों में हुआ था, 10 नवंबर को नतीजे आए थे। अब 22 नवंबर को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बिहार में खत्म हो रहा है और 22 नवंबर 2025 से पहले चुनाव आयोग को चुनाव की सारी प्रक्रिया खत्म कर लेनी है। इसीलिए अब हमारे पास खबर यह आ रही है कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ये 3 चरणों की वोटिंग बिहार में कराई जा सकती है। और दिवाली और छठ को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव आयोग ये सारी योजना बना रहा है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव का पूरा शेड्यूल इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर सकता है। तो ये आज की अपडेट बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई। अब आज बिहार में जो एनडीए ने बिहार बंद बुलाया था, जरा उसकी कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए। मुद्दा आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री को मां की गाली दिए जाने का मुद्दा अब बीजेपी और एनडीए के सारे घटक दल बिहार की जनता के सामने रख रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का पूरे बिहार में एनडीए ने बंद बुलाया था, उसकी तस्वीरें भी ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किए गए, चक्का जाम किया गया और बीजेपी की और एनडीए के बाकी घटक दलों की महिला नेताओं ने, महिला मोर्चाओं ने यह सारा आज मार्च निकाला, इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व किया। सभी शहरों में एनडीए के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर दिखाई दिए। सारे स्कूलों की बिहार में आज छुट्टी कर दी गई थी क्योंकि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ये बंद था। रेल, बस, आपातकाल सेवाएं इस बंद से अलग रखी गई थी। लेकिन कई जगह हमने देखा कि आपातकाल की सेवाओं पर भी इस बंद का असर पड़ा है। अब तेजस्वी यादव इस बंद के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीजेपी और एनडीए का ये बिहार बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा, जनता उसके साथ नहीं रही, एनडीए को एक भी आम आदमी का समर्थन नहीं मिला। बीजेपी के लोगों ने सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी की, महिलाओं टीचर्स के साथ बदतमीजी भी की गई, आम लोगों को सिर्फ परेशान किया। तेजस्वी क्या बोले, जरा सुनिए। भाजपा एनडीए के द्वारा था, सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। अब आपको याद दिला दूं, दरअसल एनडीए ने जो ये बिहार बंद बुलाया है, ये किस मुद्दे पर बुलाया है। हालांकि कुछ दिनों से चर्चा सब जगह हो रही है, आप समझ ही गए होंगे। ऊपर जरा एनडीए का ये बिहार बंद क्यों बुलाया गया वो दिखाइए। दरभंगा में दरअसल आपको याद होगा 27 तारीख को जब वोटर अधिकार यात्रा राहुल और तेजस्वी की चल रही थी, दरभंगा से निकल रही थी, वहां पर एक मंच पर, कांग्रेस के स्थानीय नेता के मंच पर एक पंक्चर बनाने वाले एक स्थानीय कार्यकर्ता ने, जिसका नाम मोहम्मद रिजवी था, राजा,
उसने प्रधानमंत्री को माइक पर मां की गाली दे दी थी। वो वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई और उसके बाद यह बहस भी चली कि आखिर ये मोहम्मद रिजवी कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता है। अंत में बताया यह गया कि शायद वो AIMIM का समर्थक बाद में हो गया था। उसी मुद्दे को पिछले 3, 4, 5 दिन से बीजेपी और NDA चर्चा के केंद्र में रखे हुए हैं। वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहे हैं। आप याद करिए, थोड़ा पीछे चलिए, वोटर अधिकार यात्रा, उससे पहले SIR। विपक्ष लगातार बिहार में नैरेटिव सेट कर रहा था। SIR निकला, SIR का विरोध हुआ, उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन की निकाली गई। इस बीच नीतीश कुमार ने महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डालने का ऐलान कर दिया, रोजगार की योजना शुरू कर दी। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने GST का एक बहुत बड़ा सुधार देश के सामने रख दिया। सिर्फ 2 स्लैब कर दिए, 2 हटा दिए, बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो इधर राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा और SIR का पूरा मुद्दा नैरेटिव, और इधर नीतीश कुमार का रोजगार का योजना और प्रधानमंत्री का GST का यह बहुत बड़ा कदम। क्या आप NDA ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, मोदी नीतीश का काउंटर अटैक, क्या करेंगे अब राहुल और तेजस्वी? और दूसरा, 3 चरणों का चुनाव किसे सूट करेगा? राष्ट्र की बात में मेरे साथ आज कांग्रेस से अतुल लोंडे पाटिल, बीजेपी से प्रदीप भंडारी, मेरे साथ RJD से जयंत जिज्ञासु जुड़ेंगे, आनंद दुबे भी जुड़ेंगे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से। उन सबसे बातचीत करूं उससे पहले स्टूडियो में AK वाजपेयी हैं और विनोद अग्निहोत्री। स्वागत। विनोद जी, पहले आपसे शुरू कर रहा हूं। विनोद जी, से काउंटर अटैक कहेंगे ना, देखिए चुनाव है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। हम चर्चा भी कर रहे थे, क्या इंडिया गठबंधन का चुनाव प्रचार जल्दी पीक कर गया क्या? SIR का पूरी मुहिम, फिर उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा, और इस बीच अब नरेंद्र मोदी का ये गाली वाला ये पूरा बंद, GST का रिफॉर्म और नीतीश कुमार की जो जमीन पर योजनाएं आ रही हैं लगातार। काउंटर अटैक है ना विनोद जी? नहीं, मुझे लगता है कि काउंटर अटैक भी कह सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की योजनाएं तो पहले से ही चल रही हैं, मतलब इसी दौर में शुरू हो गई। जैसे वो उन्होंने 3-4 योजनाओं घोषणा हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और 10,000 रुपए डालने वाली बिल्कुल लेटेस्ट है। देखिए, चुनाव अब बिहार चुनावी मोड में आ चुका है। चुनावी घोषणा भले ना हुई हो, लेकिन वो भी सितंबर अक्टूबर में कभी हो ही जाएगी। चुनावी मोड में पूरी तरह आ चुका है, और इसको लाने का काम किया महागठबंधन ने। जब इन्होंने वोट SIR के खिलाफ पूरा माहौल बनाया और वोट अधिकार यात्रा भी शुरू की, तो पूरा बिहार एक तरह से उस यात्रा को लेकर के विपक्ष जो था वो एनर्जाइज हो गया। 24 जून को आया, उसके बाद से शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया। हाँ। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने घोषणाएं शुरू कर दी। हाँ। लगातार। और अब जो प्रकरण हो गया वो दरभंगा वाला, दुखद और शर्मनाक प्रकरण जो हुआ, तो उसको लेके बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया। मुद्दा ये वैसे नहीं बनता, एक और बता दूं आपको, मुद्दा तो एक दिन का बन जाता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब अपने जो महिलाओं को संबोधित करते हुए, कल या परसों की बात है शायद, तो उन्होंने जो जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर अपनी पीड़ा व्यक्त की, अपनी तकलीफ, भाई तकलीफ स्वाभाविक है, किसी को भी हो सकती है अगर किसी प्रति माँ के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने व्यक्त किया, व्यक्त करने के पूरे काफ़ी 15-20 मिनट उसी पे बोले। और उसके बाद उन्होंने जब ये कहा कि भाई बिहार की जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी, और मैं बिहार की जनता से अपील करता हूँ कि जहाँ भी महागठबंधन के लोग जाएं तो उनको, उन्होंने नारे भी दिए कि नहीं सहेंगे महिलाओं का, माँ का अपमान नहीं सहेंगे, और RJD का अत्याचार नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, ये सब उन्होंने नारे भी दिए। उसी समय तय हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना करके सड़क पर उतरेगी, और उसके अगले दिन बंद की घोषणा हो गई। कल आज जो बंद हुआ, हालांकि आधे ही दिन का बंद उन्होंने घोषित किया था। तो अब भाजपा इस मुद्दे से एक नया नैरेटिव जो विपक्ष ने बनाया था, उस नैरेटिव को काउंटर कर रही है। और महिलाओं को बिहार में महिलाओं की बड़ी संख्या है और ज्यादा वोट देती हैं, 4-5-6% ज्यादा हमेशा। और वैसे ज्यादातर महिलाओं का जो वोट मिलता रहा वो JDU को मिलता रहा, नीतीश कुमार का। जो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, साइकिल से लेकर के उनकी शिक्षा और उनको रिजर्वेशन पंचायतों में और तमाम उसमें, तो उससे पहले से महिलाओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है। इस घटना से कोशिश बीजेपी की यह है कि और कंसोलिडेट हो जाए महिलाओं का वोट और दूसरा सामान्य वोट, तो बीजेपी इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर ले जा रही है। तो ये काउंटर अटैक है। अब GST आ गया। हाँ, GST आ गया, और GST का इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि उसमें इतनी चीजें हैं, जिसमें दूध, दही, मक्खन और से लेकर के और
कारें और ट्रैक्टर का सामान और कपड़ा, मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जिसमें राहत न दी गई हो। और स्लैब 2 कर दिए गए, जो मांग बहुत पहले से चल रही थी कि भाई 2 स्लैब किए जाए। तो जीएसटी भी, और बिल्कुल चुनाव से पहले आया है, जब चीजें सस्ती होंगी उसका जो लाभ है वो पास ऑन होगा कॉमन मैन में। तो निश्चित रूप से जब जो भी सरकार कदम उठाती है और अगर चुनाव में तुरंत जाती है तो उसका लाभ उसको मिलता है। अच्छा, और पहले नवरात्रि से ये जीएसटी में जो कम दाम हो रहे हैं ये लागू भी हो रहा है, 22 सितंबर से लागू हो रहा है। हाँ, ठीक चुनाव से पहले लागू हो रहे हैं। तो ये एक तरह से एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का डबल अटैक है। डबल अटैक। एक तरफ नीतीश कुमार की योजनाएं, मोदी जी के मां के अपमान का मुद्दा, और साथ में जो है जीएसटी। तो ये अब विपक्ष के पास तो एक नैरेटिव है वोट अधिकार यात्रा वाला, और वो अब आगे उसको कैसे काउंटर करता है विपक्ष, ये देखना पड़ेगा। अब ये भी बताइए, 3 चरणों के चुनाव की जो खबर आ रही है विनोद जी, पिछली बार भी हालांकि 3 चरणों में हुए थे चुनाव, उसके पहले 5 चरणों में, फिर 5 में हुए थे। तो 3 चरणों के चुनाव किसको सूट करेंगे? देखिए, अब सूट तो नहीं, हमने इस पर खूब चर्चा की है कि जिसके पास बहुत बड़ा प्रचारक है प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है ना कि ज्यादा चरणों में जान के कराते हैं ये, नहीं, लेकिन ताकि मोदी जी सब जगह जाके प्रचार कर ले। 2015 में तो उल्टा हो गया था ना। हाँ, 15 में हार गए थे। 15 में तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल अपने पीक पे थी। हाँ। और नीतीश कुमार अलग हो गए थे। बिहार में बार बार नीतीश कुमार तराजू का ऐसा बांट है जो जिस पलने बैठते हैं पलना भारी होता है। अब वो देखिए, एक बार मैं बार बार कहता हूँ, पिछली बार भी आपने, इस बार 2020 की तुलना में एनडीए अभी तक ज्यादा एकजुट है। भाई चिराग पासवान अभी हनुमान उस वो 2020 वाली भूमिका में नहीं है। वाजपेयी जी बताएंगे कि क्या वो 20 वाली भूमिका में आएंगे नहीं आएंगे। 20 में तो उन्होंने जनता दल यू का काम बिगाड़ ही दिया था। कल मेरे शो पर कांग्रेस के आलोक शर्मा बोले कि अभी तो आप देखते जाइए, चिराग पासवान हमारे टच में हैं, जीतन राम मांझी हमारे टच में हैं। कल मैंने डिबेट की है इस पे। अब भाई वो तो आलोक शर्मा जी के टच में अगर होंगे तो लौंडे साहब जो है उसका पुष्टि करेंगे, क्योंकि वो तो एक ही पार्टी का मामला है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है आज तारीख तक, एनडीए के सारे घटक एकजुट हैं। चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तो 2-3 चरणों से आपके हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? 3 चरणों से बहुत ज्यादा फर्क, देखो दोनों को मौका मिलता है। अगर मान लीजिए एक पक्ष को मिलता है अपने को, जैसे एक फेज का हो गया चुनाव, तो दोनों पक्ष आकलन करते हैं कि भाई किसका वोट ज्यादा पड़ा, किसका कम पड़ा, तो अगले चरण के लिए वो तैयारी करते हैं। तो दोनों करते हैं तैयारी, ये नहीं है कि एक ही पक्ष करेगा। अगर बीजेपी करेगी तो आरजेडी भी करेगा, कांग्रेस भी करेगी, जेडीयू भी करेगी, एनडीए मांगे। तो मुझे लगता है ये तो कहने की बात है, इसलिए मैंने दोनों उदाहरण दिए। 2020 में कांटे की टक्कर हुई, 10-12 सीटों से 12,000 वोट का फर्क था, जबकि 3 चरणों में चुनाव हुए। 2015 में 5 चरणों में चुनाव हुए और महागठबंधन को 178 सीटें मिली, बीजेपी 53 सीटों पर आ गई। तो इसका कोई फर्क, जबकि बहुत अच्छा प्रचार किया था मोदी जी ने उस समय भी। तो मुझे लगता है चुनाव मुद्दों पर होगा, चुनाव प्रबंधन किसका बढ़िया होगा, और ग्राउंड लेवल पे किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगी। अतुल लोंढे 3 फेज में हो, 4 फेज में हो, वो उतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता। ठीक है, अतुल लोंढे पाटिल। अतुल भाई सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं। ओके, अब ये जो काउंटर अटैक एनडीए का शुरू हुआ है, अब आप क्या करिएगा? जैसे मैंने कहा, एसआईआर, उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा, आपने खूब 1.5-2 महीने 2.5 महीने आपने खूब नैरेटिव बनाया। अब आ गई है मोदी और नीतीश की बारी। वहां और योजनाओं पे योजनाएं नीतीश जी लागू कर रहे हैं, यहां एनडीए ने गाली को मुद्दा बना लिया। जीएसटी 22 सितंबर से लागू हो जाएगा, पहली नवरात्रि से। काउंटर अटैक शुरू हो गया है। बोलिए अतुल भाई। नहीं, ये तो हमारी माओ को गाली देने का बंद था आज का। जिस तरह से बीजेपी के नेता सोनिया जी को गाली दे रहे थे, हमारी मां को गाली दे रहे थे, पत्रकारों को मार रहे थे, शिक्षक, महिला शिक्षक जो स्कूल जाने की कोशिश कर रहे थे उनको पीट रहे थे, और एक पत्रकार को उसको मां बहन की गाली देकर बीजेपी के नेता पीट रहे थे। एक महिला को प्रसव वेदनाएं शुरू हो गई थी, उसकी गाड़ी रोक दी थी। तो दूसरा विपक्षों के और जो जनता इनके इसमें शामिल नहीं हुई, उनको माँ बहन की गाली जो है वो निकालने की यात्रा जो है वो आज पूरे देश ने बिहार में देखी है। मुझे एक समझ में नहीं आता, जो मोदी जी के साथ हुआ गलत हुआ, बिल्कुल कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता। और वो आदमी एक दफा बीजेपी के साथ भी जुड़ा हुआ था, क्या भेजा गया था वो? क्योंकि वहां पर तो तेजस्वी और राहुल जी नहीं थे। अब कहते वो बीजेपी में था, फिर एमआईएम में था, लेकिन माफी राहुल जी ने मांगनी है और मोर्चा सिर्फ जो है वो बिहार में होना है। अरे माँ है तो पूरे देश की माँ है, हमारे देश को है माँ कहते हैं, भारत माता कहते हैं। पूरे देश में क्यों नहीं बंद हुआ, केवल बिहार में बंद हुआ? यानी केवल चुनाव के लिए इस तरह से इस्तेमाल करना, ये हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। माँ माँ होती है, मोदी जी की हो, हमारी हो, सबकी माँ का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज माँ शब्द का, माँ की भावना का तार तार होते हुए हमने बीजेपी के लोगों को करते हुए देखा है। रही बात काउंटर अटैक,
ये तो जीएसटी की जो बात है मानक जी, ये जीएसटी की बात तो 2017 से हम बता रहे कि दिस इज फ्लॉड जीएसटी। अभी भी प्रोसीजर पार्ट में बहुत सारे चेंजेस है, एमएसएमई की काफी तकलीफें हैं, उस तकलीफों को हम सरकार के सामने बार बार रख रहे हैं। आपने ई वे बिल के बारे में काफी तकलीफें हैं, ई वे बिल की जितनी पेनल्टीज होती है उससे आज तक निजात नहीं मिल पाई। लेकिन ये 5 स्टेजेस का जीएसटी जो है वो कभी था ही नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। आप न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में जाकर देखिए, है नहीं। वो सिंगल टैक्स होता है जिसको बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वो होता है कि 19 टैक्स जो एक्साइज में सब्स्यूम्ड हुए थे, जीएसटी में सारे टैक्स हमने पकड़ लिए थे, वो टैक्स मिलाने के बाद अगर हमको तब 19 टैक्स से अगर हमको 100 रुपया रेवेन्यू आता था तो उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होना, रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए था जिससे हमें 100 रुपए मिले। अभी बताइए मुझे, हमने 14 नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, अतुल लोंढे पाटिल से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगा। प्रदीप भंडारी, इतने आप जवाब दे दीजिए। प्रदीप भाई, प्रदीप बोलिए। अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं ये गाली गलौज तो आपको बैकफायर कर जाएगा, और जीएसटी कांग्रेस क्रेडिट ले रही है, बोल रही है हमने तो पहले से कहा था, अब आप कर रहे हैं। बोलिए। मानक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को इस बात की बधाई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जीएसटी की दरों को कम करा है, और जो कांग्रेस पार्टी मिडिल क्लास को लूटती थी, गरीब को लूटती थी, अब गरीब की जेब में और पैसा जाएगा। ये 2017 का राहुल गांधी का ट्वीट है, नवंबर 2017 का। तब राहुल गांधी विरोध कर रहे थे कि 5% जीएसटी स्लैब नहीं होना चाहिए, 18% जीएसटी स्लैब होना चाहिए। तो आज हमने दूध, दही, पनीर, किचन के इक्विपमेंट्स, चूल्हा, फार्मर के हर इक्विपमेंट, हर लाइफ सेविंग ड्रग से लेके आज 200 से ज्यादा आइटम्स पे जीएसटी दर को कम किया है, जिससे आम आदमी, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग को फायदा होगा, जिसका राहुल गांधी विरोध कर रहे थे। तो आज देश में खुशी की लहर है। कांग्रेस पार्टी नहीं समझ सकती क्योंकि मिडिल क्लास विरोधी है। जब हमने 12 लाख रुपए इनकम टैक्स की छूट भी दी थी तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था। अब मैं आता हूं बिहार की बात और देश की बात। देखिए मानक जी, आप और मैं भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं। ए.के. वाजपेयी जी भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, विनोद जी भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखेगा वो जानेगा कि मां भगवान का रूप होती है, और अगर किसी की मां को गाली दी जाती है तो मेरे हिसाब से ये अमानवीय कृत्य है। अब कांग्रेस और आरजेडी वाले संस्कृति को नहीं समझ सकते, इसीलिए ना राहुल गांधी इस पे मौन है, और वो तो ठहाके ले रहे हैं इस बात के ऊपर, और इसीलिए बिहार की महिलाएं जो है वो बाहर निकली हैं। ये देखिए बिहार की महिलाएं किस तरीके से गुस्से में अपना गुस्सा व्यक्त कर रही है। तो भले वो दरभंगा हो गया, भले वो पटना हो गया, भले वो किसी भी मुंगेर हो गया, हर तरफ जो लोग हैं वो बाहर निकले, और आप देखेंगे कि माताएं और बहनें इसका मुंहतोड़ जवाब देश भर के अंदर देगी, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमारी संस्कृति का मुद्दा है। और सोचिए अगर ये प्रधानमंत्री की गरीब मां जो हमारे बीच में नहीं है उनको गाली देंगे तो कल को इस सत्ता में आ जाए तो माता और बहनों का क्या हाल करेंगे। जब इनकी सत्ता होती थी तो चंपा बिस्वास, आपको याद होगा किस तरीके से आईएएस ऑफिसर की बीवी का रेप होता था, वो लालू प्रसाद यादव के पास जाते तो क्या कहा जाता था, तुम जीवित तो हो। ये कुछ दिन से ये डिबेट चल रही है गाली वाले मुद्दे पर। देखिए कोई नहीं कह रहा कि ये गाली जो प्रधानमंत्री को दी गई, मां को दी गई, ये सही है, लेकिन सारे विपक्ष वाले इकट्ठा होकर आपके नेताओं के भी वो बयान दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री के और बाकी नेताओं के, प्रवक्ताओं के, कि ये कम है क्या, ये भी इस तरह की गालियां देते आए हैं, इसीलिए ये मुद्दा उठाएंगे तो विपक्ष कह रहा है बैकफायर कर जाएगा। मानक जी, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी राजनीतिक दल से अगर कोई भी अपशब्द का प्रयोग किया है, हम उसका खंडन करते हैं। हमारे लिए भारतीय संस्कृति सर्वोपरि है, और हम आपको बताते हैं हमारे लिए संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है। आप याद करिए, ये आप देखिए 9 जुलाई को जब इन लोगों ने बंद बुलाया था बिहार में, ये इतने ज्यादा परिवारवादी घृणित हैं कि एम्बुलेंस तक को इन लोग ने रोक दिया था। ये इसकी स्थिति है, एम्बुलेंस तक को रोक दिया था, जज को पीटा था, टीचर को पीटा था, सबको पीटा था। आज हमने जो बंद बुलाए, हमारा बंद नहीं है, ये बिहार और देश की जनता का बंद है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे सिर्फ बिहार ही क्यों, अरे मैं कल खुद भी दिल्ली के अंदर खजूरी चौक में गया था, वहां लोगों में गुस्सा है, पूरे देश भर में लोगों में गुस्सा है। तो ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमेशा कहेंगे। और मैं आपसे बड़ी बात कहूंगा मानक जी, क्या एक गरीब मां जो अभी हमारे बीच में नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का ये जो अपमान है, जो विपक्ष में बैठकर ये कर रहे हैं, जिसपे राहुल गांधी मौन है, तो क्या इसका स्वीकृति की जाएगी? अगर नहीं है तो फिर किसको ओपनली राहुल गांधी जो हर मुद्दे पे ट्वीट करते हैं, क्यों इसके बारे में बोला है? वो तो ठहाके ले रहे हैं। आनंद दुबे, अच्छे दिन आने वाले हैं मिडिल क्लास के और बाकी गरीबों के भी।
नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का काउंटर अटैक, इसीलिए मैं कह रहा हूं वहां जमीन पर भी और यहां केंद्र से भी। आनंद दुबे, क्योंकि इसका असर जीएसटी का तो महाराष्ट्र तक जाएगा। मानक जी नमस्ते। जब आपको और हमको पता चल गया कि 2025 में ही अच्छे दिन आने वाले हैं, तो देश की जनता को भी पता चल गया कि 2025 में ही अच्छे दिन क्यों आने वाले हैं। जब आपको पता चला 2025 में कि 28 को घटाकर 18 और 18 से 12, 12 से 5 ये 2025 में हो सकता है, तो क्या ये चीज़ 2017 में नहीं हो सकती थी? वो कौन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने करीब करीब 8 साल देश के जनता की गाढ़ी कमाई को अपने सरकारों के पास ले लिया और अपना जनता में त्राय त्राय मची रही? ये जब आप साधारण सा विषय समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, हमारे भाई प्रदीप भंडारी समझ सकते हैं, तो देश के 140 करोड़ जनता भी समझ सकती है कि सामने चुनाव है, इसीलिए खाने में पुलाव है। बिहार चुनाव जीतने के लिए इतने आनंद में कि आपको लग रहा है कि अब आप जीएसटी में कटौती कर देंगे, पेट्रोल का दाम 15 रुपया कर देंगे, दाल 10 रुपया कर देंगे, तो देश की जनता को समझ में नहीं आएगा क्या? सब कुछ समझ में आता है देश की जनता को। देश की जनता को समझ में आ रहा है कि बिहार चुनाव के जो असली मुद्दे हैं वो धरातल से गायब हो गए हैं और मुद्दे में ऐसी चीजें आप लेके आ गए जिनका कोई सरोकार नहीं। मानक भाई, मैंने आपके शो पे कहा नहीं कि माँ तो माँ कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई सरोकार नहीं होती है, चाहे गरीब कैसी बात कर रहे हैं आनंद दुबे आप? चाहे प्रधानमंत्री। मैं आपत्ति लूंगा। आज शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता ने जीएसटी रिफॉर्म का विरोध किया है। आनंद दुबे, क्या अगर गरीब के झोली में ज्यादा पैसा जा रहा है, मिडिल क्लास की झोली में ज्यादा पैसा आ रहा है, तो दिक्कत हो रही है आपको? यही सोच है आपकी? कैसी बात कर रहे हैं आनंद दुबे जी? क्या यहाँ पे आज हमने मिडिल क्लास की इनका हो गया इक्विपमेंट्स है, मानक भाई, इनका हो गया, आप इसका विरोध कर रहे हैं, आप अमीरों के लिए खड़े हुए हैं। मानक भाई, इनका हो गया। प्रदीप ऑलराइट, ओके, 1 सेकंड प्रदीप, लेट हिम कंप्लीट। आनंद दुबे बोलिए, आप विरोध कर रहे हैं क्या जीएसटी में बदलावों का, कम करने का? बोलिए। और आप कैसे कह रहे हैं इनका कोई सरोकार नहीं है जनता से? मानक भाई, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं। मैंने क्या कहा आप समझे कि नहीं समझे? मैंने ये कहा कि जब आप और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि एन बिहार चुनाव के पहले ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म लाए हैं, तो क्या ये रिफॉर्म इनको 8 साल पहले नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? क्यों करोड़ों रुपए देश के आपने ले लिए? जवाब दूंगा। जिन्होंने मजदूरी की, मेहनत की, रोजगार करके कमाए, वो पैसे आपने ले लिए। आपको अगर आज समझ में आ रहा है कि जो 28% का जो स्लैब था वो 12% और जो 18 था वो 5% होगा, तो उस समय क्यों नहीं समझे आप? जब पूरा विपक्ष आपसे कह रहा है कि ये जीएसटी, ये नोटबंदी जरूरी नहीं थी, तब आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। और आज आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आज आपको मिडिल ऑर्डर पे बहुत प्यार आ रहा है। उस समय वो प्यार कहां चला गया? क्यों? क्योंकि आप बहुमत पाते हैं ना। आपको लगता है कि यार हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम तो 14 जीत गए, हम तो 19 जीत गए, हम 24 जीत गए, आपको लगता है हमारा कोई क्या कर लेगा? लेकिन मेरे भाई, एक समय एक जैसा नहीं रहता। आनंद दुबे, अरे स्वागत कर दीजिए। आज अपना विरोध जता दिया। जब आप राहुल गांधी जी की माता जी का अपमान कर रहे थे। अब रुकिए तो सही। आपने कहा ठीक है, इनको 2017 में ही कर देना चाहिए था ये दो जो आपने स्लैब्स अब किए हैं। अरे तो आप जब कम कर दिए, स्वागत तो कर दीजिए। देर आए दुरुस्त आए, ये तो बोल दीजिए। चीजों के दाम कम होंगे ना, और चुनाव से पहले कम होंगे। आप टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं। तो इसका ढिंडोरा नहीं, तो इसका ढिंडोरा न पीटिए, क्षमा मांगिए 140 करोड़ जनता के सामने घुटने पर गिर के कि हमसे गलती हुई, विपक्ष सही था, हम बहुत देर आए। अरे इतना देर आए, सब कुछ लुटा के होश में आए, तो क्या होश में आए मानक भाई? और इस पर ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, आज आपको नरेंद्र मोदी साहब की माता जी के सम्मान में हम सब नतमस्तक होते हैं, तो क्या राहुल गांधी जी की माता के सम्मान में आपको नतमस्तक नहीं होना चाहिए? जब उन्हें जर्सी गाय कहा जाता है, एक विधवा कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, तब आपको नहीं आता कि हमारी सबकी मां एक है? ये हम भारत संस्कृति की मां है, धरती हमारी मां है, हमारे देश में रहने वाली हर माता बहन का सम्मान होना चाहिए। तब आपको ये झंझलाहट नहीं आती, तब आपके अंदर ये बेचैनी नहीं आती। ये जो दोहरी राजनीति है, ये जो दोहरा चरित्र है, इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम आपके कोई जानी दुश्मन नहीं है, हमारा आपका कोई जमीन का बंटवारे का झगड़ा नहीं है। आनंद दुबे, चुनाव है, सुनिए। जिस विचार आनंद दुबे, चुनाव है, आपने नोटबंदी करवाई, खाने में पुलाव। ठीक है, जवाब दूंगा। चुनाव है, आप कह रहे हैं खाने में पुलाव है, जो भी है वो ठीक है, लेकिन चुनाव है, अब ये भी तो करेंगे ना अपनी राजनीति।
अब मुझे बताइए, चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हो रही हैं, जीएसटी हो गया, नीतीश जी की योजनाएं हो गई, अब कौन जीतेगा चुनाव? बताइए, कौन बनेगा सीएम? कौन भारी पड़ रहा है अब? अरे आपने जन समुदाय नहीं देखा? जिस प्रकार तेजस्वी यादव हर फील्ड पर खरे उतर रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कौन बनेगा? सबको पता है कि वहां महागठबंधन की सरकार आने वाली है। मैं पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, वहां एक ही चेहरा है तेजस्वी यादव का, उसके अलावा कोई चेहरे में लड़ाई। इनके यहाँ पूछे चेहरा कौन है? चेहरा नहीं पूछ रहा हूं, कौन जीत रहा है ये बताइए ना। कौन सीएम बन रहा है? चेहरा कौन है नहीं बता पाएंगे। अरे महागठबंधन जीत रही तो चेहरा, अरे सीएम कौन बनेगा? सीएम कौन बनेगा? तेजस्वी यादव ही बनेंगे ना। अच्छा ठीक है, ओके। और अगर आप इधर आ गए तो, अगर आप एनडीए में आ गए तो सीएम कौन बनेगा? अरे आप कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं विक्रम बेताल की तरह? अरे क्या होगा, कौन होगा, ये सब हम थोड़ी बता पाएंगे टीवी पर। अरे ये सवाल वाजपेयी जी से पूछना हाँ। कि मान लो ये इधर आ गए तो कौन बनेगा? अरे हाँ, वाजपेयी जी आप जवाब दीजिए। वाजपेयी हाँ, बहुत बढ़िया विनोद जी, अच्छा हुआ। प्रदीप एक सेकंड में आ रहा हूँ। वाजपेयी जी, कल आलोक शर्मा भी बोले, हम तो चिराग पासवान की पार्टी से संपर्क में हैं, जीतन राम मांझी से संपर्क में, जा तो नहीं रहे कहीं उधर? तो टीवी पे तो कोई भी कुछ बोल ले, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। कौन चैलेंज कर रहा है? आप भी बोल दो। देखिए हकीकत समझ लीजिए, 2014 से लगातार मोदी जी के साथ हैं, एनडीए का हिस्सा है और पूरी दृढ़ता से बकायदा खड़े हुए हैं। कहीं उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई किसी तरह की कोई मतलब ही नहीं होता। आलोक क्या बताएंगे? हम बताएंगे, आलोक बताएंगे? नहीं जाएंगे, मतलब ही नहीं होता। व्हाई वी शुड गो? आपके सांसद अरुण भारती कह रहे हैं 2015 और 2020 इनके बीच में हमें सीटें चाहिए। 15 में लड़े थे, चाहिए वर्ड यूज नहीं हुआ प्लीज, फिर चाहिए वर्ड नहीं यूज हुआ। उन्होंने ट्रू फैक्ट्स बताया कि 2015 और 2000 उसमें कितनी थी हमको हमारे पास सीटें, तो 90 सीटें चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारी 90 मांग रहे हैं। एक सेकंड सुनिए ना, हमारी पार्टी अगर ज्यादा सीटों की डिमांड करती है गठबंधन में तो कोई बुरी बात है क्या? हर पार्टी का धर्म है। तो रियलिस्टिक तो रहेंगे ना। हमारे पास है A+ की सीट की लिस्ट है बकायदा, A+, और बाकायदा कन्विंस करेंगे कि जेडीयू की सीट ये गड़बड़ है, बीजेपी की ये गड़बड़ है, हम यहाँ पे कितनी ऐसी बहुत सारी कितनी, आप छोड़िए ना, वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अरे अरुण भारती ने बोल दिया ना, आपके सांसद ने कह दिया, इसीलिए चर्चा में आ गया ये। देखिए सही प्लेटफॉर्म नहीं, सही प्लेटफॉर्म पे सही बात करेंगे, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन हमारे तो मीडिया में क्यों दिया था वो बयान? अरुण भारती ने क्यों कहा वो? क्या पता है कि बीच में चाहिए हमें सीटें? अरे भाई बिल्कुल हमारी 37 और 143 उसके बीच में। मेरी बात सुनिए ना, हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे मांगेगी और मांगेगी विद प्रूफ, विद लॉजिक रिकॉर्ड्स, ऐसे नहीं मांगेगी हवा में। और विनेबिलिटी क्राइटेरिया होता है हर पार्टी के लिए। 5 लोकसभा सीट के हिसाब से तो आपको कितनी 30 मिलनी चाहिए? 30 वो हो गई, 30 मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि विनेबिलिटी किसके पास है। देखो गठबंधन का क्या मामला है, किसके पास हमने है? खुल के कहा कि 243 सीटों पर चिराग बाबू ने काम लड़ेंगे। तो ये इंटेंशन होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिल रही, सवाल ये कि जीत के कितने आएंगे। इसलिए हमने क्या कहा, 2025 225। अरे देखिए नहीं, ये जीएसटी क्या, जीएसटी का जो मामला है इसको देखिए नहीं, ये इनके पास क्या काट है। आनंद भाई साहब इसको अपोज कर रहे, क्यों अपोज कर रहे भाई? आप हेल मुझे मार, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी, ये तो गरीब जनता के लिए है ना। अब कह रहे जी पहले क्यों नहीं किया, जीएसटी क्यों नहीं लाई थी कांग्रेस वाले जब ये सरकार में थे? हम ही लेके आए ना। और 17-18 में जब लेके आए थे कितना कलेक्शन था? 7,19,000 करोड़ 2017-18 में। आप कितना है? 20,46,000 करोड़। क्या जबरदस्त है। तो ये तो वो भी कह रहे हैं। तो ये किसमें खर्च हुआ? वेलफेयर स्कीम पे आ जाइए। बजट क्या है वेलफेयर स्कीम का? 25.7 लाख करोड़। पूरा सिजरा लाए हैं। एक सेकंड, ये गरीबों के लिए है काम, ये खाली बिहार का इलेक्शन नहीं है। जीएसटी बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सरकार जो कहती है ना, और अंतिम आदमी का ज्यादा ख्याल रखती है। और ये नीतीश बाबू को कहीं देर तो नहीं हो गई इस काउंटर अटैक में वाजपेयी जी? नहीं, क्योंकि नैरेटिव 2.5 महीने से तो 24 जून के बाद से तो इंडिया गठबंधन ही बना रहा है। नैरेटिव का नहीं है ये। अगर प्रधानमंत्री की माता श्री को गाली दी जाएगी और वो भी स्वर्गीय है, तो हम हर आदमी को टच करेगा। स्वर्गीय क्या, जो जिंदा उसको दे सकते हैं? नहीं, उनको भी नहीं दे सकते, वो भी स्वर्गीय, उनकी स्वर्गीय है। मैंने ये कहा माता स्वर्गीय हो या वो गाली देना गलत है। एग्रीड, लेकिन उनकी तो स्वर्गीय माता है ना, कम से कम ये तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। और क्यों नहीं कंडेम करेंगे? ये इनका मंच, इनके झंडे, इनके लीडर, इनके कार्यकर्ता
क्यों नहीं कंडेम करेंगे? बताइए मुझको, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अच्छा, आपने बहुत बढ़िया किया। आनंद दुबे, जरा इस पर भी एक स्टैंड लीजिए, बताइए क्यों अरे तो प्रधानमंत्री की condemn मां को कर रहे गाली हैं दी ना। गई, बताइए, स्टैंड लीजिए, बताइए कहिए गलत है। अरे तो कंडेम बिल्कुल नहीं मानक भाई, बिल्कुल गलत है। मैं 10 बार बोल रहा हूं, मैंने पहले ही कहा था। इनके बोलने किसी से की थोड़ी भी होगा, माता जी का अपमान आनंद दुबे बर्दाश्त के नहीं प्रवक्ता होगा। के बोलने से किस नहीं भाषा होगा, में प्लीज। बोले? इनके जो टॉप के लीडर हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश बाबू हैं, चाहे तेजस्वी इनको बोल चुके। कहां बोला? कल बोला। बहुत बढ़िया तेजस्वी का आ गया स्टेटमेंट। अरे एक सेकंड, कुछ नहीं बोला, मैंने पढ़ा है। तेजस्वी के प्लेटफॉर्म पे जमुई के लोकसभा इलेक्शन में चिराग बाबू की माता श्री को गाली दी गई। उसके बाद चिराग बाबू ने 2 पन्ने का लेटर लिखा पर्सनली हाथ होके तेजस्वी यादव को, कोई जवाब तक कब की बात है ये जुम्मई इलेक्शन जो लोकसभा का था, जमुई से। बोलिए जयंत जिज्ञासु, क्या जवाब है? बोलिए जयंत, आप ही बोलिए। जयंत सुन पा रहे हैं? जी, हाँ, आपकी आवाज आ वाजपेयी रही जी है। कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं, बताइए। घटना आपको भी याद होगी। देखिए, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी राय रखना चाहता हूं कि इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को आज तक गाली नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी की दिवंगत मां को गाली तब दी थी जब नरेंद्र मोदी जी की आदरणीय माता जी जीवित थी, और ये एक अप्रिय स्थिति पैदा हुई थी 2015 के चुनाव के वक्त। कब गाली? मैं गाली गलौज की संस्कृति के पूर्णतः खिलाफ हूं मानक माँ भाई। बहन की गाली एक तरफ और डीएनए एक तरफ। ना कभी गाली क्या कभी बात करने दीजिए। नहीं, कभी गाली दी अरे उनको अपनी बात करने नहीं दीजिए। करें, लेकिन गाली कभी नहीं दी। नहीं, कभी गाली नहीं बकी है। एक सेकंड, गाली कभी नहीं बकी है। लेट हिम कम। गलत बोलिए जयंत, डीएनए बोलिए, अलग अपनी है, बात माँ पूरी बहन की करिए। गाली है, दोनों बोलिए को जयंत, बराबर कर लो। डीएनए का मतलब मालूम क्या होता है? एक मिनट, आप शब्द क्या? एक मिनट, बोलिए जयंत, बोलिए, बात पूरी करिए, बोलिए। फ्रीज हो गए लगता है, फिर नेटवर्क चला गया। नेटवर्क चला गया। हाँ बताइए वाजपेयी जी, क्या नहीं, दिक्कत है? हम ये कह रहे थे। विनोद जी पहले आप बोलिए। विनोद जी आप क्या कह रहे थे? विनोद जी नहीं मैं ये डीएनए वाले मसले पर जयंत वही जिज्ञासु जयंत कह रहे जिज्ञासु हैं वही जो DNA प्रधानमंत्री ने कहा था वो गाली थी। नहीं, डीएनए असल में किसी के डीएनए पे सवाल उठाना दरअसल उसकी वल्दियत पे सवाल उठाना होता है, तो इनडायरेक्टली वो बात जयंत जिज्ञासु कह रहे हैं। जयंत भाई, सवाल ये नहीं है अपना क्या कहते हैं अग्नोत्री जी, सवाल ये है कि नहीं, मैं तो माँ खाली बहन उसका अर्थ की समझा रहा गाली हूं। एक तरफ- जो उनका मैं तो उसकी हाँ, व्याख्या वो ठीक कहना है, चाह रहे हैं। भावत ठीक है, लेकिन माँ बहन को डायरेक्ट गाली देना, आपकी बात बिल्कुल अच्छा सही ये है। बताओ बात पे, हिमाचल में जो सत्ती ने दी थी गाली 2019 में अच्छा, अच्छा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, अच्छा बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है। किसके मंच पे दी? मैं ये पूछ रहा हूँ, किसके मंच पे दी, कहां से दी? अरे पार्टी के मंच पे इलेक्शन रैली में। प्रधानमंत्री को दी? ना, राहुल गांधी को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को? राहुल गांधी को दी भाई। कौन सी राहुल गांधी को गाली दी? मुझे नहीं याद है, अरे, बताओ अब- कितना अब- कोई दी है तो मुझे वीडियो- नहीं मालूम, अब- मुझे नहीं मालूम। और माँ बहन की गाली नहीं दी होगी, ये मेरा ओपन चैलेंज है। अच्छा। कि बीजेपी के किस अच्छा नेता ने? वाजपेयी जी चैलेंज मत करो, सुना दूंगा मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पार्टी पर इसलिए लेकिन आप अपनी बात कहो, लेकिन नहीं चैलेंज मत करो, मैं ये कह इसलिए क्योंकि वो मैं उसमें बहस में हिस्सा ले चुका हूँ। मैंने सिर्फ उस बहस में मैंने डिबेट में हिस्सा लिया था और चुनाव आयोग ने 48 घंटे का बैन लगाया था उनके ऊपर। जी माँ बहन की गाली नहीं होगी, आई एम अभी- श्योर, मैंने भी रिसर्च किया है, अभी माँ मैं- बहन की गाली नहीं होगी। अगर हाँ, होगी अच्छा विनोद जी एक तो सेकंड, आप थोड़ा रिसर्च करिए। जयंत हाँ, जिज्ञासु yes, अपनी बात पूरी करिए। yes, बोलिए जयंत अपनी बात पूरी नहीं, हम करिए। नहीं कर रहे। नहीं आप कर रहे हो, आपकी बात गलत साबित हो जाएगी, इसलिए मैं कर रहा मेरी हूँ। बात बोलिए जयंत, तो आप जयंत क्यों उससे- जयंत जिज्ञासु आप उनका अपने कंधे पे क्यों ले रहे हो? मैं भी नहीं ले रहा किसी की। आप कहो कि गलत है वो, अगर दी है तो सही मतलब बात। बात, जयंत बोलिए। ये भी गलत है वो भी गलत है, बोलिए। दोनों गलत है। मानक जी, मैं सिर्फ इतना दरख्वास्त करना चाहता हूं कि तकनीकी अवरोध पैदा हो जा रहा है, तो मुझे अपनी बात करने देंगे। बहुत बोलिए, संक्षेप बोलिए, में बोलिए, अपनी बात बोलिए। कर मैं कह रहा हूं कि गाली का वर्गीकरण, उसकी तीव्रता, उसका परिमाण, मात्रा मापना, ये एक विचित्र बात है। मैं बेशर्त गाली गलौज की संस्कृति के खिलाफ हूं, चाहे किसी की तरफ से आए, और अगर हम सबको संसदीय लोकतंत्र को साफ सुथरा रखना है तो इससे विलग होना होगा। मैं कह रहा हूं कि मैं आज आपके सामने यह भी गिनाने में दिलचस्पी नहीं रख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब कब किनको क्या क्या कहा। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने कहूं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की मां जितनी श्रद्धेया हैं, उतनी ही राहुल गांधी जी की मां भी, और उतनी ही तेजस्वी जी की मां भी, और उतनी ही इस देश ही नहीं दुनिया की कोई भी माता सम्मानित है। अब कोई अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहे तो यह भी उनका निजी मत है, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कोई किसी संदर्भ में उन्होंने अपने आप को अलौकिक कह दिया, लेकिन माता के प्रति तो सबका सम्मान होता है। मैं आज बहुत दुखी मन से आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश पर न जाने कौन सी ऐसी छाया पड़ी हुई है
कि हम सब लोग इस राजनीति को बहुत ही पवित्रता के साथ नहीं जी पा रहे हैं, तू मैं की संस्कृति में जा रहे हैं। बहुत ज्यादा दूर हम नहीं जाना चाहते हैं। समकालीन भारतीय राजनीति में भी जो इकोसिस्टम हमको मुलायम सिंह जी ने, शरद जी ने, लालू प्रसाद जी ने, रामविलास पासवान जी ने दिया, आने वाले समय में नई पीढ़ी को हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पैर जिनको घुसाना है कीचड़ में, उनसे मैं कुछ नहीं कहता। आप सर भी घुसा लीजिए कीचड़ में। अच्छा, तब भी इस बहुरंगी, तब भी मानक जी, तब भी इस बहुरंगी देश में कुछ तालियां, बल्कि ज्यादा ही तालियां आपके हिस्से आएंगी। लेकिन हम वैसे लोग नहीं हैं, और हमको बहुत ही पीड़ा होती है जब मान लीजिए कि कर्पूरी जी के बारे में जनसंघ के लोग तमाम तरह की गालियां देते थे, तब भी नहीं रोका गया। मैं कह रहा हूं, एक सेकंड, मैं आप इससे मुखातिब हूं। जयंत, तो तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा उसका खंडन कर दिया, कंडेम कर दिया, निंदा कर दी, निंदा की। जी, हाँ, नहीं, जी। मैं बाकायदा, मैंने बल्कि कहा भी, और वो बयान हमने सुनवाया भी था। जी 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 जी। अब ये जो काउंटर अटैक हो रहा है, जीएसटी के दाम, जीएसटी के रेट कम हो गए, चीजें सस्ती हो जाएंगी, 22 तारीख से लागू है, पहले नवरात्रि से, चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, वहां नीतीश जी की योजनाओं पर योजनाएं आ रही हैं। अब आप क्या करिएगा? ऐसा लग रहा है अब जो नैरेटिव है वो एनडीए के पास आ गया है। 2.5 महीने 24 जून के बाद से आप नैरेटिव बना रहे थे, अब ऐसा लग रहा है एनडीए नैरेटिव बना रहा है। मानक जी, वो ठीक वृद्ध बाघ की कहानी है। उसको लगता है कि, लोगों को लगता है कि इसकी प्रवृत्ति, इसकी प्रकृति बदल गई है। लेकिन जीएसटी के बहुत ही अव्यवहारिक किस्म से थोपे जाने के समय इस देश के जो छोटे और मंझोले किस्म के व्यापारी, कारोबारी थे, दुकानदार थे, उनकी कमर किस तरह से तोड़ी गई, उससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था आज तक नहीं उबर पाई। नोटबंदी के बारे में दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये लीगलाइज्ड लूट और ऑर्गेनाइज्ड ये प्लंडर है। हम कह रहे हैं कि अभी आप जो कुछ भी राहत के नाम पर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपकी मंशा वाकई भारत में जो एक जॉबलेस ग्रोथ है, बेरोजगारों को उबारने की कोई मंशा हो, तब तो हम कह रहे हैं कि कोई बात है। लेकिन अगर यह आप चुनाव के पहले सिर्फ उसकी दुर्व्याख्या, मनमाने व्याख्या करके कहेंगे कि हम लाभ पहुंचाएंगे, तो ये एक विचित्र बात है। एक बात उसमें जोड़ना चाहता हूं मानक जी, आज भी चुनाव में चर्चा, पर्चा, खर्चा और डंडा झंडा एजेंडे के साथ ही स्वीकार्यता कोई भी दल, कोई उम्मीदवार हासिल करता है। हम तो अपना एक साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे और हम, अरे सीधे सीधे कह दीजिए ना जयंत, सीधे सीधे कह दीजिए। अच्छा लगता है, फिर नेटवर्क चला गया, फिर चला गया। हाँ, अतुल भाई सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। विनोद जी, वो जो गाली की आप बात कर रहे थे, वो मैंने निकाला अभी। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष थे सतपाल सत्ती, और 2019 के चुनाव की बात कर रहे हैं ना, 2019 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने उन पर 48 घंटे का बैन लगाया था प्रचार करने से। उन्होंने जो बयान दिया था वो ये था कि हम जो भी प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाएगा, हम उनके हाथ काट देंगे। नहीं, सुनिए, अब आप ये जो मुझे मिला है वो ये है। अरे भाई, अब आप जब कह रहे हो, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं, वो देखिए, वो जो फैक्ट है, वीडियो अलग है, टेक्स्ट अलग है। अच्छा, उस वीडियो पे बैन, चूंकि अच्छा, मैं उस टीवी डिबेट में, अच्छा, उसमें गाली भी थी, हाँ, बाकायदा वही गाली थी। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, मैं ये वाटर बॉटल नहीं करना चाहता हूँ। हाँ। वो भी निंदनीय था, ये भी दंडनीय, शर्मनाक जो मोदी जी के बारे में कहा गया। मैं बिल्कुल कतई पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो खाली चूंकि संदर्भ था, सही बात नहीं, कोट किया। हाँ, बस उससे कोई मतलब नहीं कि वो जो कांग्रेस के लोग कहेंगे, कांग्रेस को भी बिल्कुल इस पर निंदा आप सही कह रहे हैं। कई जगह बाकायदा मैं देख रहा हूं लिखा भी है कि गाली जो है, नहीं, मैं सुनाना नहीं चाहता, मेरे पास है वो वीडियो, क्योंकि मैंने इसीलिए मैंने बात पे जो कहा कि देखो, ठीक है, ओके, ये गलतियां होती नहीं है। जो जिज्ञासु कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस संस्कृति से निकालने की जिम्मेदारी पार्टी के नेताओं की है। और मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की गलती है कि जैसे ये घटना हुई थी, उनको तुरंत जो है उसकी निंदा करनी चाहिए थी, और ये अपने कार्यकर्ताओं को आदेश देना चाहिए था कि एफआईआर कराइए उस व्यक्ति के खिलाफ। ये करनी चाहिए। ये पहल कौन करेगा? ये पहल पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल सही है। ये कांग्रेस लीडर करेंगे। बोलिए अतुल भाई, बोलिए। मुझे दोनों मुद्दे पे बात करना है। मुझे जीएसटी पे बात करना है और मुझे गाली गलौज पे बात करना है। बोलिए। ये गाली गलौज के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बार समझाया था कि मैं इसके खिलाफ हूं कि सोनिया जी के खिलाफ जिस तरह से बात होती है, जिस तरह से गाली गलौज होती है, वो नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था। शायद वाजपेयी जी इस बात को एंडोर्स करेंगे। देखिए, मेरी माँ से तेरी माँ बड़ी कैसे? सबकी माँ सबकी माँ होती है।
मैं ये कह दूं कि वो कहते कि राहुल जी माफी मांगे, मैं कह दूं मोदी जी माफी मांगे। आज जिस तरह से आपने पत्रकारों को गाली दिया, सोनिया जी को इनके नेता ने खुलेआम गाली दिया, मैंने ट्वीट किया, निकाल के देख लो, उनका वीडियो ट्वीट किया है। तो इस तरह से ये सारा गाली गलौज जो हो रहा है वो अपने राजनीतिक जीवन का एक बहुत लो है। हमने बहुत तय जो है ना काट लिया है। तो लोग देखेंगे आने वाली पीढ़ी जो है ना, जैन जो कह रहे थे, आने वाली पीढ़ी ना हमारे तरफ कोई सम्मान से देखने वाली नहीं है। जिस तरह की डिबेट भी होती है ना, जिस तरह की कल भी डिबेट हुई है, जिस तरह से मेरे साथ भी डिबेट हुई है 2 दिन पहले, वो भी जनता ने देखी है किस तरह से धमकी, गुंडागर्दी, ये डिबेट में ये ठीक नहीं लगता। हम अपना अपना मुद्दा रखने आते हैं और सभ्यता से मुद्दा रखा जा सकता है। अब रही बात जीएसटी की, पहले रायता फैलाओ और फिर साफ सफाई की बात करो, पहले खून चूस लो। अब मेरा ये कहना है कि आप एक काम कीजिए, आपने ये काम किया, अच्छा किया। हम तो कहते हैं कि हम जो कह रहे थे आपको 8 साल बाद समझ में आया। तो अभी एक पेट्रोल पे जो टैक्स है वो पेट्रोल पे 9 रुपया 56 पैसा और 3 रुपया 46 पैसे था। सुनिए ना मानक जी, मैं फोन से बात कर रहा हूं। आपकी आवाज आ रही है, दरअसल वो वीडियो चला गया है आपका। हाँ बोलिए, आप बोलिए, सुन रहे हैं आप। हाँ, तो पेट्रोल पे जो है ना, जब $112 प्रति बैरल था, एक बैरल में 159 लीटर आता है क्रूड ऑयल, जो क्रैक होने के बाद डीजल और पेट्रोल और रॉकेल बनता है, तो तब था जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3 रुपया 46 पैसे और 9 रुपया 56 पैसे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से 1 रुपया था। आज 60-70 की इर्द गिर्द घूम रहा है और पिछले 11 साल का एवरेज कर दो तो $60 के ऊपर वो रेट होता नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि आप ऐसा कीजिए, पेट्रोल पे जो 2014 पे रेट था 3 रुपए 46 पैसे, 9 रुपए 56 पैसे, 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जो आपने 32-33 रुपए तक ले गए थे और 18 रुपए आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ले गए थे, उसको वहां तक नीचे लाओ। रशियन ऑयल जो आपने सस्ते में लिया है, वो रशियन ऑयल सस्ते में लिया है आपने, $30 सस्ता था, मेरे ख्याल से अभी भी रिबेट मिलने वाला है, लेकिन उसका फायदा तो केवल रिलायंस और नायरा उठा रही है। तो वो फायदा भी जनता को पहुंचा दिया जाए। और आपने जो वादा किया था, रामदेव बाबा ने भी आपसे वादा किया था जनता से कि हम 35 रुपए 40 रुपए पेट्रोल देंगे, तो आप दे दो ना। 3 रुपए 6, हमारा वक्त जो टैक्स था उतना ही टैक्स लगाओ, हम ज्यादा कम करने की नहीं बात कर रहे। जो यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार के वक्त टैक्स था ये कर दो, है ना। और दूसरी बात, आपने कहा कि गरीबों की आप बहुत वाहवाही करते हैं। इस देश का किसान आज मर रहा है बारिश की वजह से। उसके दाम को, उसके माल को दाम नहीं मिलता है, मर रहा है वो हमारे यहाँ आत्महत्या हो रही है फिर से, क्योंकि पानी जमा हो गया है। यही उत्तर में भी है। आपने 25 लाख करोड़ के आसपास लोन वेव ऑफ करने वाले हो, आज तक 18 लाख करोड़ का वेव ऑफ कर दिया है। 12 लाख करोड़ का है किसान का, वो किसान का 12 लाख करोड़ माफ कर दो। अच्छा है, चुनाव के बहाने ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर पार्टी को ओके अतुल भाई, ओके अब रुकिएगा अतुल भाई, 1 सेकंड रुकिएगा। प्रदीप आपकी बारी है, लेकिन उससे पहले जरा एक अपडेट दे दूं। हाँ, वो विनोद जी जो कह रहे थे वो मैंने चेक कर लिया है, बाकायदा उसमें गाली है और गंदी गाली है, बिल्कुल वही गाली है जो अभी प्रधानमंत्री की मां को दी गई है। प्रदीप बोलिए, आपकी बारी है। प्रदीप। मानक जी, इस वक्त पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी को जो गाली बकी गई, क्या उसके बाद में आपने किसी भी सीनियर कांग्रेस के नेता द्वारा उसको खंडन करते हुए देखा? ये तो ठहाके लगा रहे थे। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये भाषा राहुल गांधी के द्वारा जो है वो प्रमोट होती, क्योंकि राहुल गांधी सुनिए कैसी भाषा प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ही मैंने ये झूठ क्यों बोलते हैं, बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही विरोध, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। ये कोई भाषा, उसको, तेरे को, तू, तड़ाक, क्या देश के आप किसी भी रिपोर्टर को भेज दीजिए और आम जनमानस से बात करिए, क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है? ये तो लुखे ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और आम जो है गुंडे होते हैं ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसी भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो इनके नेताओं को बल मिलता है, और इनके नेताओं को इसीलिए बल मिलता है, और इसीलिए नेता अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता ना प्रियंका वाड्रा ना राहुल गांधी ने बोला है, और बिहार के अंदर आप देखेंगे। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप याद करिए जब इनकी सरकार हुआ करती थी, ये बोल रहे हैं कि उस दौर में जाना चाहते हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, नहीं चाहिए हमको उस दौर। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि लड़के उनसे गलती हो जाती है, वो दौर हमको नहीं चाहिए। लालू प्रसाद यादव जब किसी आईएएस ऑफिसर की बेटी का बीवी का रेप हो जाता था, कहते थे कि तुम जिंदा तो हो, बहुत है, वो दौर हमको नहीं चाहिए। ये दौर अच्छी राजनीति का और विकास की राजनीति का है। यहां कोई जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहा था, वो शायद से कांग्रेस एरा में रह रहा होगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अंदर भारत के ग्रोथ रेट को बढ़ाया है, भारत को अपग्रेड करा है, 7% से ज्यादा भारत का ग्रोथ रेट है। आज मैं आना चाहता हूं जीएसटी की बात जो कांग्रेस कर रही है। ये राहुल गांधी 2017 में कह रहे थे 5% स्लैब नहीं होना चाहिए, सिर्फ 18% सिंगल स्लैब होना चाहिए।
तो ये तो भैया 2000 बहुत बढ़िया, एक सेकंड, बहुत बढ़िया प्रदीप, वन सेकंड प्रदीप, एक सेकंड, बहुत बढ़िया, एक सेकंड। अतुल लोंढे पाटिल जुड़ भी गए। अतुल भाई, आप जो कह रहे हैं ये एक होना चाहिए स्लैब, कैसे हो सकता है एक स्लैब? सस्ती चीजें, रोजमर्रा की चीजें, महंगी चीजें, अमीरों की चीजें, एक स्लैब कैसे हो सकता है? लग्जरी वाली लग्जरी चीजों पर कैसे वही टैक्स लग जाएगा जो गरीबों की चीजों पर है? नहीं, एक स्लैब देश वाले लोग हैं। और एक सीड टैक्स होता है। एक सीड टैक्स या लग्जरी टैक्स कहते हैं उसको, यानी जो सिगरेट है, पान खर्रा जो है, अभी तो जीएसटी में दारू आया नहीं है, एक सीड टैक्स होता ही है। वो सीड टैक्स बोल रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं बीच में, मैंने आपके बीच में बोला नहीं है, मैंने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की बात कही, सिंप्लिसिटी की बात है। आज भी जीएसटी जो है वो काफी खतरनाक है एमएसएमई के लिए, छोटे और मंझोले उद्योजकों को। आज भी जिस तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके बैठना पड़ता है ना, बड़ी कंपनियों के लिए ठीक होता है, आज भी वो जो है मरा हुआ है। जब से एक्साइज था तब भी छोटे और मंझले उद्योगों को उसके बाहर रखा गया था। जीएसटी को उसको पूरी तरह बाहर रखना जरूरी है। और जहां तक इन्होंने रायता तो फैला दिया था, मैंने बोला ना, पेन, पेंसिल, रबर, कॉपी, सारी चीजों पे दूध, छाछ, इन पे टैक्स नहीं था, इन्होंने उस पे टैक्स लगाया था। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो है जीएसटी होता है, एक सिंपल एक फॉर्म होता है। आज भी 37 रिटर्न भरने पड़ते हैं। अच्छा अतुल भाई, ओके, एक काम करिए ना, मैं क्या अतुल भाई एक काम करिए ना, सुनिए, कम से कम ये जो गाली दी गई है प्रधानमंत्री को, मां की गाली, इसको कंडेम तो कर दीजिए कम से कम। आपके नेता राहुल गांधी एक ट्वीट कर दें छोटा सा, तेजस्वी ने बयान जारी कर दिया, मीडिया में बोल दिया, राहुल जी ने क्यों नहीं बोला अभी तक? देखिए, मैं मेरे पार्टी का यहाँ प्रतिनिधि बैठा हूं, मैं कहता हूं किसी की, मैंने पहले भी कहा, सबकी मां होती है, इस देश को मां कहते हैं। ये जो बार बार बात निकालते हैं, मैं भी, मोदी जी ने जिस तरह के 50 साल का बालक वगैरह एक लड़के को, एक छोटे लड़के के साथ जो ओछी हरकत देश के प्रधानमंत्री ने की थी ना, वो पता है ना आपको? 50 साल का बालक 50, मैं बीच में नहीं बोला, 50 साल का बालक नहीं बोला, मैं लुक्केगिरी नहीं करता। आपने लुक्का शब्द का इस्तेमाल किया, फिर भी मैं शांति से सुन रहा हूं, क्योंकि राहुल जी कर रहे होंगे, आपकी संस्कृति हो चुकी है। फिर लुक्का बोलूं मैं? जर्सी गाय बोला, हमारी माँ को जर्सी गाय बोला, हमारी माँ को, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। और फिर नेटवर्क चला गया, ज्यादा तेज बोलने नेटवर्क चला गया। नहीं, आज हमारे यहाँ से कुछ तकनीकी दिक्कत है, नहीं नेटवर्क, जिसकी वजह से नहीं, तकनीक खराबी नहीं है, नेटवर्क ने भी कह दिया है झूठ का प्रचार वो नहीं करेगा। नहीं प्रदीप, ये तो हमारे एंड पर टेक्निकल आज बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, और इसीलिए अतुल लोंढे पाटिल और जयंत जिज्ञासु, कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता है, वो हमसे ठीक से आज जुड़ नहीं पा रहे हैं। विनोद जी, जरा एक हाँ बोलिए, आनंद दुबे बोलिए, क्या कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। आनंद दुबे चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, आनंद दुबे चुस्की ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, चाय की भी चुस्की ले रहे हैं, कार्यक्रम की चुस्की ले रहे हैं। भाषा की मर्यादा के बारे में बोल रहे थे मानक भाई। अभी प्रदीप जी भाषा की मर्यादा की बात कर रहे थे, जब मोदी जी दीदी ओ दीदी, दीदी ओ, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, हमारे यहाँ प्रेम से बोलते हैं, दीदी जी नमस्ते, कैसी हैं दीदी आप, दीदी ओ दीदी, हे दीदी ओ दीदी, गाली शब्द होता है, लगता है ना आनंद में दीदी गाली होता है, तो दोनों तरफ से वही क्या बात कर रहे हैं आज आप? संजय राउत जी से बात कर रहे हैं, एक दीदी गाली होता है, नहीं उपहार, नहीं आप उपहास करेंगे, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री का उपहास करेंगे और उसका यहाँ बैठ के जस्टिफाई करेंगे, प्रज्वल रेवन्ना का हाथ उठाकर उसको वोट जितवाएंगे, जिसने मासूम माताओं बहनों का एक प्रकार से छल किया हुआ है, धोखा किया हुआ है, उसके साथ आप मन साझा करेंगे और आप हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, आप हमें व्यवहार बताएंगे कि नहीं, वो आप हमें नियम कानून के बारे में समझाएंगे, जेल में है कि नहीं वो, जेल में है। ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड, विनोद जी उतरी, रुक जाइए, अब रुक जाइए एक सेकंड, विनोद जी को लाइए स्क्रीन पर। विनोद जी, आपको इस समय चुनाव कैसा लग रहा है, कहां खड़ा हुआ है इस समय चुनाव? दिलचस्प मोड़ पर है या अभी इसमें और कुछ ट्विस्ट और टर्न इस प्रचार में अभी आएंगे? क्योंकि जैसे मैंने कहा, 2 मुद्दे हम देख चुके, मोटे तौर पर एसआईआर, वोट चोरी, उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा, अब प्रधानमंत्री का ये जो गाली वाला मुद्दा आ गया, और फिर जीएसटी आ गया, और जमीन पर जो चल रहा है वो अलग। इस समय कैसा चुनाव लग रहा है? देखो, बॉलीवुड में जो फिल्में बनती है ना, तो पहले पोस्टर आता है, उसका टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, तो अब ट्रेलर तक मामला आ गया है, ट्रेलर तक आ गया है, अब पिक्चर अब आएगी, तो चुनाव अब शुरू हुआ है, मैं कह रहा हूं अब शुरू हुआ है। अभी क्या होगा, अभी देखिए चुनाव में बड़ी दिलचस्प चीजें आएंगी। अभी तो अपने अपने मुद्दों को लेके जाएंगे, अभी कुछ दिन तो ये प्रधानमंत्री जी का जो माता जी वाला जो अपहरण वो चलेगा, बीजेपी उसको बनाएगी नैरेटिव, ये काउंटर करेंगे इस जीएसटी का। इसके बाद अब फिर दोनों पक्षों में सीटों को लेकर जो तनातनी होगी, वो खबरें डोमिनेट होंगी, और उसमें कुछ रूठा राठी मनाना, वाजपेयी जी कहेंगे मैं उधर जा रहा हूं, कहेंगे इधर जा रहे हैं, ये सब चलेगा। लेकिन अब चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। गठबंधन सेट है ना, दोनों गठबंधन सेट है। कोई मेरी जहां तक मतलब कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है कि गठबंधन में कोई इधर उधर नहीं होने वाला, इस बार नहीं होगा। न चिराग बाबू उधर होंगे
और ना ही जो है ये आनंद दुबे की पार्टी तो कभी बिहार में है नहीं, या कोई इधर से उधर होगा, क्योंकि गठबंधन दोनों अपने अपने हिसाब से है। मुख्य बात यह है कि चुनाव आखिर की दौर में किस मुद्दे पर, किस केंद्रीय मुद्दे पर होता है, वो तय करेगा कि अब देखना यही है। जैसे विनोद जी ने कहा, बिल्कुल सही है, चुनाव तो अभी शुरू हुआ है। अभी देखते जाइए प्रचार में कैसे कैसे रंग देखने को मिलेंगे। हर रंग आपको मिलेगा राष्ट्र की बात में न्यूज़ 24 पर रोज शाम 4:56 पर। फिलहाल आज के शो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।